हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द रे ऑप्टिक्स। सो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेसेस। ठीक है, जो प्लेन सरफेस रहेगी उस पे किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। और दूसरा टॉपिक जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो TIR जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक TIR एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही आसान भी है और इस पे प्रीवियस ईयर में तो भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब रे ऑप्टिक्स का अच्छा खासा टॉपिक है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आगे की क्लास। सो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन और ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो अभी प्लेन सरफेस पे जब ये हमारा रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी, तो इसमें ना दो कंडीशन आती हैं। क्या है वो दो कंडीशन? कि एक बार क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में होगा, और एक बार क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है मेरी वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ठीक है, कहाँ है? डेंसर मीडियम। एंड ऑब्जर्वर सी फ्रॉम रेयरर मीडियम। अब ये वाली जो चीज है, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, इतनी कठिन सी लैंग्वेज लग रही है ये, है ना। इसको समझने के लिए तुम्हें पता है क्या याद रखना है? एक ग्लास या फिर एक बाल्टी में पानी, बस इतना ध्यान रखना है। एक बाल्टी में पानी ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी अपने दिमाग में नहीं लाना। जब भी ये बोले कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, डेंसर मीडियम में है, तो तुमने ये सोचना है कि जैसे तुम्हारे घर में जो बाल्टियां होती हैं जिसमें हम नहाते, जिसका पानी भरने के बाद नहाते हैं और अपने अदर कामों के लिए यूज करते हैं, तो हमारे पास वो बाल्टी है। और उस बाल्टी में अगर तुम पानी नहीं है, ठीक है, उस बाल्टी में अगर पानी नहीं है और फिर तुम उसको देखना, सपोज करो कि ये वो बाल्टी है, ठीक है, और इसमें अभी पानी नहीं है, तो तुमने देखा कि भाई ये इतनी गहरी बाल्टी है, ठीक है, तो तुम ऊपर से देखना। फिर उसके बाद उस बाल्टी में ना पानी भर देना। फिर तुम देखोगे कि जो उसका बेस है वो तुम्हें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि वो बाल्टी तुम्हें इतनी गहरी नहीं दिखेगी जितनी गहरी तुम्हें पहले दिख रही थी, मतलब जब पानी नहीं था। अब ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो बेस ऑफ द बाल्टी है, बाल्टी का जो बेस है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब और आसानी से समझते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, उसके बाद उस बाल्टी में पानी, पहले क्या था, हमारे पास एक कॉइन गिर गया। क्या गिर गया? एक कॉइन गिर गया। ठीक है, एक कॉइन गिर गया। तो अभी जब कॉइन गिर गया तो ओरिजिनली ये कॉइन जो है, या फिर मैं ऐसे करके बना दूं इसे भी सिंपल ऐसे, ओरिजिनली ये जो कॉइन है वो कितनी मीटर की डेप्थ पे रखा हुआ है? चलो मान लेते हैं कि डी डेप्थ पे रखा हुआ है। ठीक है, डी डेप्थ पे रखा हुआ है ओरिजिनली। ओके, फिर क्या होता है कि तुमने इस बाल्टी में भर दिया पानी। अब तुमने क्या कर दिया? पानी भर दिया है, तो लो भाई पानी भर दिया, यहां तक ये सारा पानी भर दिया। अब पानी भर दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली अब ये जो कॉइन पड़ा हुआ है नीचे, वो कॉइन कैसे मीडियम में आ गया? एक डेंसर मीडियम में आ गया। क्यों? क्योंकि भाई अब बाहर तो एयर है और अंदर क्या हो गया? ये वाटर हो गया। और वाटर क्या है? अब डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर के। तो आ गया ना कंडीशन वही, कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? डेंसर मीडियम में है। और ऑब्जर्वर जो होगा, यानी कि हम जो हैं, हम ऊपर से देखेंगे, बाहर से। हम कहाँ से देख रहे हैं? रेयरर मीडियम से। ठीक है, तो हम देखेंगे बाहर से। देखो, अब हमारी, मैं एक सुंदर सी आंख बनाऊंगी, यहाँ पे हमारी आई है, ठीक है, तो ये आई जो है वो बाहर से देख रही है। इसकी एक और पलक बना देते हैं, अच्छी सी सुंदर सी आंख। ठीक है, तो अब इस आई को कैसे दिखाई देगा? लाइट रेज आएंगी ना, और लाइट रेज कहाँ से आएंगी? ऑब्जेक्ट से ही तो आती हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे पास मेरा ये फोन रखा है, मेरे पास मेरी ये बॉटल रखी है, ये मुझे दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? जब इससे लाइट रेज टकरा के मेरी आंखों में गिर रही है, तभी तो मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? लाइट रेज आएंगी, तो अब क्या होगा? लाइट रेज आएंगी तो देखना हमारी, इससे मैंने कहा कि लाइट रेज, ये ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, है ना।
और इससे लाइट रेज ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइट रेज ऐसे जा रही है। तो लाइट रेज जब इधर से ऐसे ये पहुंची यहाँ पर, तो लाइट रे के साथ क्या हुआ, एक सेकंड ये ढंग से बनाती हूँ, ये लाइट रे है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली हमें एक नॉर्मल डालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या था, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ था, मतलब अगर यहाँ से इस लेवल पे अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो इसी पाथ पे जानी थी ओरिजिनली, लेकिन अब क्या होगा, डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। डेंसर मतलब जहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है, रेयरर मतलब जहाँ बहुत खाली खाली सा एरिया है। तो अगर तुम कभी खाली एकदम भीड़ भाड़ वाले एरिया से खाली वाले एरिया में जाओ, अपने पापा के साथ जा रहे हो, तो तुम क्या करते हो, उनका हाथ छोड़ के दूर भागने लगते हो और सोचते हो कि मैं खुली आसमान के नीचे जी लूं जरा जिंदगी। तो जिंदगी जीते हो तो तुम नॉर्मल से अवे चले जाते हो, तो नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल तुम बैंड कर जाते हो, ठीक है। तो ये हमारी लाइट रे इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर गई। अब जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर गई तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अब ये जो आंख मैंने यहाँ बना दी है, क्या इस आई को लाइट रे यहाँ पे मिल रही होगी, नहीं, लाइट आंख को लाइट रे यहाँ ऐसे आएगी। तो अब उसकी वजह से मुझे ये जो लाइट रे है इसको क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ। अब इस आंख को कैसा लग रहा होगा कि लाइट रे ये ना यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही बैंडिंग दिखा दी है एक्चुअली, थोड़ी सी कम कर लेते हैं बैंडिंग, ना बैंडिंग मैंने ज्यादा शो कर दी थी। इस तरह से लगभग इतनी बैंडिंग होगी, ज्यादा बैंडिंग नहीं है ना। तो हमने ये बैंडिंग कर दी और लाइट रे आई में इस तरह से आएगी यहाँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई हमारी आई, इस आई को तो ये लग रहा है ना कि लाइट रे ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, तो यानी कि ये वाली लाइट रे इस आई के हिसाब से कहाँ से आएगी, यहाँ से। तो हमने भाई ऐसे करके इस आंख को लग रहा है कि लाइट रे जो है वो कहीं इधर से आ रही है, तो मान लिया कि यहाँ से, इस आई को ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। तो फिर आई के अकॉर्डिंग ये चीज क्या बन जाती है, यहाँ ये इमेज बन जाती है, जबकि यहाँ पे ये था ऑब्जेक्ट, ओरिजिनली ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, लेकिन आई को यहाँ पे लगने लगता है। इसीलिए आई को ऐसा लगता है कि अरे ये ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे बना लेंगे इसके लिए, इसको डी यहाँ रख देते हैं, यहां से लेके यहां तक आई इसके लेवल पे ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज डी डैश। तो जो डी है, डी इज द ओरिजिनल डेप्थ, क्या है, ओरिजिनल डेप्थ। डी डैश क्या है, डी डैश इज द एपरेंट डेप्थ, जो ओरिजिनल नहीं है पर हमें आभास हो रहा है कि वो इस गहराई पर है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो थोड़ा ऊपर उठ के आ रही है। इसीलिए कई बार क्या होता है, जैसे पानी भर देते हैं तो हमें बेस जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखने लगता है, बाल्टी हो या कोई ग्लास हो, तुम कांच का ग्लास लेना, और कांच का क्या, किसी का भी ग्लास लेना, खाली ग्लास होगा तो तुम्हें ओरिजिनल गहराई ग्लास की दिख रही होगी, लेकिन पानी भर दोगे तो तुम्हें वो कम गहरा दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गया। अब उसके बाद आता है डेल्टा डी, जो मैं लिखने वाली हूँ, दैट इज द एपरेंट शिफ्ट, यानी कि ये जो शिफ्ट कितना आया है, मतलब चेंजमेंट कितना आया है, दिस इज द एपरेंट शिफ्ट, ठीक है, डी माइनस डी डैश। अब देखो तुम्हें बहुत ही अच्छी सी चीज बताऊं, डी डैश निकालना होता है हमें, यहाँ से क्या सीखना होता है, डी डैश निकालना। तो डी डैश कैसे निकालेंगे, तुम एक बात बताओ। अब तुम्हें, मेरे को इसके डेरिवेशन में तो जाना नहीं है, डेरिवेशन में जाना नहीं है, तो मेरे को तुम्हें फॉर्मूला याद कराना है। तो मैं फॉर्मूला कैसे याद कराऊं, तुम एक बात बताओ, डी बड़ा है कि डी डैश बड़ा है, डी बड़ा है, ठीक है, ओके, डी बड़ा है। देखो तुम्हें पता है सारा खेल इसमें पता है क्या किसका आएगा, म्यू का, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ठीक है, जो भी डेंसर मीडियम है उसका। तो रिफ्रैक्टिव म्यू, ये हमें, ये जो म्यू है एस का, ए अभी तो मैंने एक केस कराया जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, अभी एक और कराऊंगी जब जिसमें ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेयर मीडियम में होगा। तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस आता है फॉर्मूले में, कि एक में हमें म्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और एक में हमें म्यू का डिवाइड करना पड़ता है। मतलब जो हमारे पास ओरिजिनली डेप्थ है, ये डेप्थ, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, मतलब एक ये वाले करें या फिर ये वाला करें। तो तुम भूल जाते हैं जनरली, तो हम याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में होता है तो उस वो ऊपर की तरफ खिसक आता है,
तो ये जो डेप्थ है यानी कि एपरेंट डेप्थ है वो कम होके आती है किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल वाली के कंपैरिजन में। ओरिजिनल वाली के कंपैरिजन में ये डी डैश कम होके आती है। और कोई चीज कम अगर हमें करनी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको उसमें डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही अपना याद कर रखा था ये वाला फॉर्मूला। तो ये डी डैश इक्वल टू डी बाई म्यू हो जाता है। फिर उसके बाद जब शिफ्ट निकालना होता है डेल्टा डी, डेल्टा डी हम निकालते हैं, इधर भी लिख देती हूँ, डेल्टा डी इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाता है ये मेरा ऐसे करके, डी क्या है, डी तो डी है, डी डैश क्या है, डी बाई म्यू। तो इस तरीके से आ जाता है डेल्टा डी इज इक्वल टू डी 1 - 1/म्यू, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम शिफ्ट का कई बार यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम्हें इतनी सी बात, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पॉट है, ठीक है, वो प्लेस किया गया है एट द बॉटम ऑफ द स्लैब। स्लैब समझते हो, स्लैब का मतलब जैसे कि सपोज ये बुक है, ठीक है। तो अगर यही बुक किसी कांच की बनी हो तो हम क्या कहेंगे, ये स्लैब है, ठीक है। तो ये मतलब स्लैब है, मेड अप ऑफ किसी किससे बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। मतलब किसी स्लैब ऐसी रेक्टेंगुलर सी क्यूबॉइड टाइप की सी स्ट्रक्चर, वो उसे स्लैब कहते हैं, जो कि बनी हुई है किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, 1.5 है सॉरी। तो मैंने कहा कि लो भाई ये बनी है, ठीक है, ये है हमारी स्लैब। फिर उसके बाद बात आती है कि एक स्पॉट जो है वो ऊपर से देखा जाता है, यानी कि यहां से ऊपर से देखा जाता है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप व्हेन इट सीम्स टू बी रेज्ड बाई, कितने से रेज्ड, रेज्ड बाई। अब ऐसा दिखाई देता है कि जैसे जो स्पॉट है, यानी कि जो स्पॉट था वो यहाँ पे था, ये रहा स्पॉट, ठीक है, यहाँ स्पॉट था। और ये कितने से रेज हमें दिखाई देता है, 2 सेंटीमीटर से रेज दिखाई देता है। तो ये 2 सेंटीमीटर मुझे क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है एपरेंट शिफ्ट। ये चीज समझनी है, एपरेंट शिफ्ट दे रखा है, ऐसे कह रहा है ना कि वो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ के दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट ओरिजिनली यहाँ है लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ के दिखाई दे रहा है, ऐसे लीजिए। तो बताओ कि हाइट ऑफ द स्लैब क्या होगी। तो तुमने क्या करना है, ये मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द स्लैब h है, ठीक है। और तुम्हें हाइट ऑफ द स्लैब h है, ठीक है। तो h डैश कैसे निकालोगे, h डैश विल बी h अपॉन म्यू करोगे, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी इमेज यहाँ कहीं जाके इसकी इमेज बनेगी जो कि 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ के आ रही है, तभी तो इससे लाइट रे आई यहाँ पर है, ठीक है। मैं रे डायग्राम नहीं बना रही हूँ अभी, ठीक है। तो अब h क्या है मेरा वो मुझे पता करना है, और ये 2 म्यू 1.5 है। लेकिन मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, एपरेंट शिफ्ट वाला यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डेल्टा डी दे रखा है, डेल्टा डी इक्वल्स टू 1, ये इस तरह लगाएंगे, डी इक्वल्स डेल्टा डी इक्वल्स टू डी ब्रैकेट में 1 - 1/म्यू। तो डी क्या है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो डी यहाँ लिख देते हैं, 1 - 1/1.5 इज इक्वल टू, ये चीज किसके इक्वल है, डेल्टा डी देखा है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही निकल आएगा आंसर। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, डी 1 - 2/3 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 2, 1/3 इक्वल्स टू 2। तो इससे आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है, d इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसका इसमें जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर, 6 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब थी उसके अंदर एक एयर बबल है, जो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, जो कि हमें 6 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है कि एयर बबल जो कि ग्लास स्लैब के अंदर है वो अपीयर होता है 6 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड। एक साइड से देखते हैं तो 6 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है, दूसरी साइड से देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर दिखाई देता है, अपोजिट साइड से देख रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रहा है। तो थिकनेस ऑफ स्लैब बताओ। तो ये तो यही सेम डिट्टो सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पर मैंने पीवाईक्यू इसलिए नहीं रखा तो क्योंकि सेम सेम वैल्यूज अलग हैं, बस डिट्टो सेम वही यही क्वेश्चन है, ठीक है। और हो सकता है तुम लोगों में से कई ने देखा होगा। तो हमने कहा कि भाई इधर से ये हो गया, मैंने कहा कि कोई भी
मान लो कि जो ये मेन एयर बबल है, ऐसे ये है हमारा एयर बबल मेन, ठीक है, ये ओरिजिनल। तो मान लेते हैं कि इधर से D1 और इधर से D2, ठीक है, डिस्टेंस पे अंदर है ये। अब लेकिन एक साइड से देख रहे हैं, एक साइड से देख रहे हैं तो फिर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इस साइड से ये मुझे यहाँ पे लगभग इधर दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर दूर, और इस साइड अगर देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं तो ये हमें 6 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो बात को? तुमने ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से ये ऐसी करके आ गया है, ठीक है, वैसे इतना फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, तुम्हें विजुअलाइज कराने के लिए मैंने ये फिगर बनाया। बस ये समझना है कि अगर मैं इस साइड से देखती हूँ, इस साइड से इधर से देखती हूँ तो मुझे 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, इधर से देख रही हूँ तो मुझे 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ ना, एक इस साइड वाले पोर्शन के लिए लगा लेती हूँ, क्या, अपनी वही इक्वेशन, क्या, 4 सेंटीमीटर यानी कि जो डी डैश था इज इक्वल टू D2 अपॉन म्यू क्या रखेंगे 1.5। ऐसे ही इतने वाले पोर्शन के लिए लगा लेते हैं, क्या, 6 इक्वल टू D1 अपॉन 1.5, ठीक है। तो इधर से D2 मेरे को क्या मिल जाता है, 4 इंटू 1.5, ठीक है, 4 इंटू 1.5 यानी कि 3/2, यानी कि ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर मैं D1 निकालूं तो D1 मेरे को आ जाता है 6 इंटू 3/2, 1.5 को हम 3/2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। तो D1 और D2 आ चुके हैं मेरे, तो टोटल थिकनेस क्या हो जाती है, टोटल थिकनेस इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2, यानी कि 6, 9 प्लस 6 तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि रेज्ड बाई लिखा है। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था कि हमें अपीयर हो रहा है जब हम एक साइड से देख रहे हैं, तो ये D डैश दे रखी है, ठीक है। और जब ऐसे कह रखा है कि रेज्ड बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर से उठ के आ रही है, तो ये अपरेंट शिफ्ट दे रखा है, तो ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, 3 इमिसिबल, इमिसिबल मतलब जो कि आपस में मिल नहीं सकते हैं, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 4/3 और 6/5 है। तो मैंने ये 3 लिक्विड्स ये इस वाले वेसल में 3 लिक्विड बनाए हैं, एक का 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक का 4/3 और एक का 6/5, ठीक है। ये आपस में मिल नहीं सकते हैं, मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है उसकी जो हाइट आ रही है या फिर डेप्थ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है उसकी डेप्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और 6/5 बनेगी 6 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा फिगर बना दिया। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल क्या होगा, तो ये जो देख रहे हो नीचे, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं, ये नीचे एक व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, ये नीचे व्हाइट लाइन, ठीक है। ये व्हाइट लाइन जो है वो क्या है, वो ही तो हमारा वेसल का बेस है, ठीक है। तो ओरिजिनल डेप्थ क्या है, अगर मैं यहां से मान लूं कि तुम देखो, ठीक है, अगर मैं मान लूं कि मेरी ओरिजिनल डेप्थ जो है वो ये है, दिस इज द ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है, डी, और डी जो होगा वो मेरा कितना होगा, डी विल बी इक्वल टू 3 + 4 + 6, यानी कि 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स फिल हो रखे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये जो बेस होगा, अगर कोई ऊपर से देखेगा, यानी कि अगर कोई यहां से देखेगा इसको इधर से, तो फिर क्या होगा, यहाँ से हमें ये जो बेस होगा, इस बेस को हम देखने की कोशिश करेंगे, तो ये बेस हमें डायरेक्टली ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये जो बेस है ये ऊपर उठ के आ जाएगा किसी ना किसी लेवल पे, तो कितना उठ के आएगा यही मुझे पता करना है। तो अब देखो, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन देखेंगे तो कितना आएगा, इसकी वजह से आएंगे देखेंगे तो डी डैश निकालना है, कितना, मतलब कितना ऊपर अपरेंट डेप्थ आएगी डी डैश, तो क्या लिख देंगे 3/μ, म्यू कितना है 3/2, ठीक है।
इसकी वजह से डी डैश देखेंगे, ये D1 डैश हो गया, ये D2 डैश देख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 4/4/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। D3 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/6/5। तो 6 ये ऊपर क्या रखा है, ये डी ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है। नीचे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जिसकी डेप्थ होगी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, जो लिक्विड है उसी के बारे में रखेंगे, ठीक है। अब तुम देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो टोटल एपरेंट डेप्थ क्या आ जाएगा, टोटल एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी D1 डैश प्लस D2 डैश प्लस D3 डैश, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगी 2 + 3 + 5, यानी कि 8, सॉरी 5 और 3 8 और 2 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये चीज 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ के आ गई, तो द एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब अगर यही क्वेश्चन ये पूछता कि द बेस ऑफ द वेसल इज रेज्ड बाय, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो बेस ऑफ द वेसल इज रेज्ड बाय, बेस ऑफ वेसल इज रेज्ड बाय, क्या लिखेंगे बताओ बताओ जल्दी, कितना होगा आंसर, यस 13 - 10 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितने से ऊपर की तरफ उठ के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर की तरफ, ठीक है, 3 सेंटीमीटर से ऊपर उठ के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक, इसी का जो पार्ट है। पहली कंडीशन क्या थी कि हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, ठीक है, या फिर जो भी अभी अभी केसेस किए थे वो सारे वही थे। दूसरी चीज अब क्या होगी, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो देख रहा है वो कहाँ है, डेंसर मीडियम में। अब ये चीज कैसे होगी, तो ये चीज ऐसे होगी, तुम कभी भी तुमने स्विमिंग पूल में गए हो, कभी भी तुम स्विमिंग पूल में या फिर नदी में नहाए हो कभी, और ऐसा हुआ हो कि नदी में हो तुम और नदी के अंदर से बाहर देख रहे हो, ऐसा हुआ है। तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वैसे ही मैं पानी से मतलब इतना ज्यादा मुझे बहुत लगाव नहीं है ना, मतलब नदी वगैरह में मैं गई हूँ लेकिन बस दूर दूर तक, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं है ना, मुझे आती नहीं है स्विमिंग इसलिए। तो जिन बच्चों को स्विमिंग आती है यार, जिन लोगों को स्विमिंग आती है वो इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पता है क्या होता है कि अगर आप सपोज पानी के अंदर हो और पानी के अंदर से बाहर का कुछ देख रहे हो, बाहर कोई चिड़िया उड़ रही है उसे देख रहे हो, बाहर कोई चल रहा है उसे देख रहे हो, मतलब किनारे पे कोई चल रहा है उसे देख रहे हो, तो जो भी चीज अगर बाई चांस ऊपर से प्लेन जा रहा है ना, तुम पानी के अंदर हो और ऊपर देख रहे हो फिर प्लेन जा रहा है ऊपर, तो फिर वर्गी कंडीशन तो हो गई ना, ऑब्जर्वर कहाँ है, डेंसर मीडियम में है ना। तुम सोचो कि तुम एक स्विमर हो बहुत अच्छे से और तुम डेंसर मीडियम में हो पानी के अंदर और ऊपर देख रहे हो और ऊपर से एक प्लेन जा रहा है, तो फिर प्लेन जा रहा है तो फिर क्या कंडीशन है, प्लेन ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो, वहां से रेज आ रही है एयर से, फिर वाटर के लेवल पे रिफ्रैक्शन होगा और फिर रिफ्रैक्शन होके तुम्हारी आंखों में गिरेंगे। अब बात ये आती है कि रिफ्रैक्शन होगा तो सीधे सीधे जितनी ऊपर होगा उतना तो दिखाई नहीं देगा, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्या होगी कैसे होगी डायग्राम से समझते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें मतलब तुमने कंडीशन विजुअलाइज कर ली है ना, इमेजिन कर ली कि होगा क्या। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये है नदी नदी बनाई है मैंने छोटी सी, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हमारा इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे यहाँ तक ये सारा लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, ये लिक्विड फील्ड है और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ बाहर है, यहाँ बाहर है, यहाँ, ठीक है, यहाँ बाहर है और यहाँ से लेके मान लो कि ये h हाइट पर है, ठीक है, वाटर की सरफेस से h हाइट पर है, ओके। और अब क्या करेंगे, और ऑब्जर्वर यानी कि जो आई है, तो मैं आई बना देती हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हमारी आई जो है वो अंदर है, ठीक है, तो अभी ये आई है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर। तो अब क्या होगा, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो पहले हम देखेंगे कि भाई इससे लाइट रेज कैसे आएंगी। तो क्या होता है कि लाइट रेज आई, मैंने कहा कि ये ऐसे करके ये लाइट रे आई, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। तो अभी फिर से मैं लाइट अपनी आई को इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे बाद में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये मैंने नॉर्मल डाली। अब अगर ओरिजिनल पाथ होता लाइट का तो वो ऐसे ही तो जाती लाइट रे, लेकिन अब डेंसर मीडियम में जाएगी, तो डेंसर मीडियम में ये कैसे जाएगी? ऑब्वियसली ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज, एक मिनट है ना, ठीक है। हमारा बन गया फिगर। तो ये लाइट रे ऐसे आई और इस तरीके से जाने लगी, और मैंने कहा कि भाई अंदर हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये लाइट रे तो कहीं और से आ रही है, तो उसे लगेगा कि हमारी ये जो लाइट रे है वो यहाँ कहीं से आ रही है। थोड़ी सी लाइन स्टेडी हो गई है, बट तुम फीलिंग को समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, कभी कभी ड्रॉ करते वक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आ रही है, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो ओरिजिनली एच हाइट पर थी, लेकिन इसकी इमेज ऑब्जर्वर के हिसाब, ऑब्जर्वर को कहाँ पे दिखाई देगी? लो भाई इतनी दूर एच डैश, ठीक है। तो एच क्या है? ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट, ठीक है। और एच डैश क्या है? एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट के बजाय मेरे हिसाब से वर्ड हमें यूज करना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस और एपरेंट डिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद अगर मैं शिफ्ट देखूं, शिफ्ट, तो शिफ्ट यानी कि अगर मैं डेल्टा एच कहूं तो वो क्या होगा? एपरेंट शिफ्ट। वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे अभी। एपरेंट शिफ्ट, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, सारा खेल म्यू का है, एक जगह म्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक जगह म्यू का डिवाइड करना पड़ता है। तुमने पहले क्या किया था? डिवाइड किया था। क्यों किया था? तुम्हें एपरेंट डेप्थ निकालनी थी ना वहां पे, तो तुमने डिवाइड किया था। क्यों किया था? क्योंकि एपरेंट डेप्थ जो थी वो छोटी आ रही थी, डी डैश छोटा आ रहा था ना, तो छोटा चाहिए तो तुम डी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि डी बड़ी थी, डी की वैल्यू बड़ी थी तो हमने उसमें डिवाइड कर दिया। अब एच डैश बड़ा आ रहा है, तो एच डैश, और यहाँ एच है, कब एच के इक्वल बन पाएगी? ऐसे कैसे इक्वेशन करेंगे? तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें म्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने आसान तरीके से मैंने तुम्हें फॉर्मूला याद करा दिया ना, ठीक है। एच डैश इक्वल टू म्यू एच, कुछ चीजें ऐसे भी याद कर लेनी चाहिए। अब मैंने कहा कि भाई डेल्टा एच कैसे लिखोगे, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, जो बड़ा है ऑब्वियसली उसी में से छोटे को माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो म्यू एच माइनस एच, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, ठीक है। तो बस सिंपल सा था हमारा, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमेशा रेयर और मीडियम होगा तो थोड़ा दूर दिखाई देगा, यानी कि जब भी ऐसा हो रहा होगा कि भाई और इसके कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो लाइट रे, मतलब जैसे मान लो कि पानी के अंदर एक मछली है और ऊपर उड़ रही है एक बर्ड उड़ रही है, तो फिर मछली को बर्ड कितनी दूर दिखाई देगी वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो करते हैं हम लोग। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन जहां पर ऊपर बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड है जो कि एच हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? एच हाइट पर, एच हाइट। उसके बाद ये जो फिश है, ये फिश, ये क्या है? हमारी फिश, और ये पानी के अंदर है, और वो है डी डेप्थ पर, ये डी डेप्थ, और ये एच हाइट ऊपर। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पैरो एंड द फिश, यानी कि बर्ड और जो स्पैरो है। लो यहाँ पे ये बर्ड की जगह मैं स्पैरो लिख देती हूँ। स्पैरो, अब तो स्पैरो देखने को भी नहीं मिलती है ना, बहुत कम हो गई है। तो स्पैरो एंड फिश जो है उसके बीच में डिस्टेंस क्या होती है? अगर स्पैरो देखे तो, और अगर एक बार फिश देखे तो जब स्पैरो देखेगी, सीन बाई स्पैरो, सीन बाई स्पैरो, तो अब ये बताओ कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? पहले तो ये बताओ, तो ऑब्जर्वर कौन है? यस, जल्दी बताओ। ऑब्जर्वर है हमारी स्पैरो, जो देखता है वही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बनेगा मेरा? ऑब्जेक्ट बन जाएगी फिश। तो अब फिश कहाँ है? फिश कहाँ है? डेंसर मीडियम में, यानी कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है, और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम है, यानी कि पहला वाला कंडीशन हो गई। तो पहली वाली कंडीशन में हम क्या करते थे? तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? तो पहली वाली कंडीशन में हम निकालेंगे
तो देखो एक चीज समझ लो, पहले स्पैरो देख रही है इसके हिसाब से, तो ये देख रही है तो इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज ये कैसे बनेगी, ये डी डेप्थ पे है, ठीक है, तो इसकी इमेज ऑब्वियसली थोड़ी सी ऊपर उठ के यहाँ पे बन जाएगी, तो इसकी इमेज बनेगी। तो स्पैरो को ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर है, ओरिजिनली ये यहाँ है, लेकिन स्पैरो को ये यहाँ ऊपर दिखाई देगी, ठीक है, स्पैरो को क्या होगा, ऊपर दिखाई देगी। तो इमेज ऑफ फिश will be formed and raised by some distance, ठीक है, some distance, कुछ डिस्टेंस से ऊपर उठ के बनेगी। तो वो कितनी बनेगी वही देखते हैं, ठीक है, कितनी बनेगी। तो मैं ऑब्वियसली डी डैश निकालूंगी, इसका डी डैश क्या करूंगी, डी बाई म्यू, डी कितना है, डी इसमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रखी है, ठीक है, तो डी बाई म्यू। अब डिस्टेंस बिटवीन स्पैरो एंड फिश, स्पैरो एंड फिश के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, स्पैरो एंड फिश। तो जो ओरिजिनली जो उसकी हाइट h है वो तो हाइट h ही रहनी है, ठीक है, कितनी हो जाएगी h हाइट, और स्पैरो को दिखाई दे रहा है कि ये डी डैश हाइट पर है, डी डैश डेप्थ पर है, तो ये डी डैश यानी कि h प्लस डी बाई म्यू। तो स्पैरो को तो अपने हिसाब से चीज दिखाई दे रही है ना, स्पैरो को लग रहा है मैं h हाइट पर हूँ यहाँ पर, और ये जो फिश है इसकी इमेज से यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये डी डैश पर है, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, समझ गए इस बात को। और जब अब फिश देखेगी तब क्या होगा, तो जब फिश देखेगी तब एस सीन बाई फिश, तो फिश को लगेगा जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा पहले उससे पहले कि ऑब्जर्वर कौन होगा, ऑब्जर्वर होगी अब फिश, ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगी हमारी बर्ड यानी कि स्पैरो, ठीक है, स्पैरो। चलो ये मेरा हो गया ऑब्जर्वर, हो गई फिश। अच्छा इतना तो हमने समझ लिया। अब डिस्टेंस बिटवीन है, फिश को क्या लग रहा है, फिश के हिसाब से मैं तो भाई डी डेप्थ पर ही हूँ, फिश को लग रहा है कि मैं डी डेप्थ पर ही हूँ, तो फिश की डिस्टेंस ये डी हो गई, प्लस अब हाइट, उसको क्या लगेगा कि ये जो स्पैरो यहाँ है वो स्पैरो यहाँ नहीं है, इसकी हाइट, इसकी इमेज थोड़ी सी ऊपर और कहीं बन रही है, जो कि क्या होगा एच डैश हाइट होगी। तो एच डैश हम कैसे निकालते थे भाई, एच डैश, तो एच डैश कैसे निकालते थे, डी प्लस म्यू डी, सॉरी म्यू एच, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर सीन बाई फिश एंड दिस इज द आंसर फॉर सीन बाई स्पैरो, ठीक है, फिगर नहीं बनाया है तुम्हें समझ गए होंगे, ठीक है। देन कुछ बेसिक कॉमन क्वेश्चंस कर लेते हैं। कॉमन क्वेश्चंस में ज्यादातर जो पहला वाला केस कराया था ना उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि एक प्रिंटेड पेज है, वो कैप रख दिया गया है, प्रिंटेड पेज जो है उसके ऊपर एक ग्लास क्यूब रख दिया गया है, ठीक है, जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर्स, जो पेपर के ऊपर लेटर्स रखे हुए हैं, जैसे कोई पेपर है उस पर लेटर्स छपे हैं, तुमने उसके ऊपर एक ग्लास का क्यूब रख दिया है, तो वो लेटर्स जो होंगे वो कितनी डिस्टेंस से शिफ्टेड होंगे, तो बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर टू बी शिफ्टेड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपरेंट शिफ्ट पूछ रहा है। तो अपरेंट शिफ्ट यानी कि डेल्टा डी, यानी कि डी माइनस डी डैश, यानी कि डी कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक बार में भी पूरा लिख सकती हूँ, लेकिन बार बार एक एक स्टेप में इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि पता नहीं ये कहाँ से लिख दिया है। तो डेल्टा डी क्या होगा, पूरी जो हाइट है क्यूब की क्या 9 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 है, तो मैं ये 3/2 लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो ये नीचे 3 ऊपर 2, ओके। तो 9 इंटू ये हो जाएगा 1/3, यानी कि ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर से लेटर्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखाई देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन, ये एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें क्या है, कई ये ऐसे ब्लॉक्स बने हैं, है ना, और ये बीच बीच में क्या है मेरी एयर है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे एयर है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये एयर है, और ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो ये 6 सेंटीमीटर एयर का कॉलम है, फिर
3 सेंटीमीटर इस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम का कॉलम है, फिर 1 सेंटीमीटर एयर का कॉलम है, फिर 4 सेंटीमीटर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मीडियम का कॉलम है 4 सेंटीमीटर हाइट का, फिर 1 सेंटीमीटर पे एयर है, फिर 6 सेंटीमीटर पे 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले का कॉलम है, और ये 6 सेंटीमीटर पे एयर है। तो जहां जहां एयर है वहां वहां कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं होना, जो भी शिफ्ट विफ्ट आते हैं वो सब कहाँ आएंगे, जहां पे दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी मीडियम रखा है। तो अब तुम्हारा ध्यान होना चाहिए सिर्फ इस पर और इस पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ। तुम कहोगे अरे ऑब्जेक्ट तो मेरा रेयर और मीडियम में है। अब तुम एक बात बताओ जरा, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी रेयर और मीडियम में है, ये ऑब्जर्वर है, ये भी रेयर और मीडियम में है। अब दोनों ही रेयर और मीडियम में, रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? होगा बेटा, यहां से लाइट रह जाएंगी और इन सब से रिफ्रैक्शन होते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्शन होते हुए जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एयर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, डेंसर से डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है। तो तुमने मेन फोकस किस बात पर रखना है, तुम्हारा ऑब्जर्वर कहाँ है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयरर में, ठीक है। तो इसका मतलब, और लाइट रेज जो आ रही हैं ऑब्जेक्ट की तरफ से वो डेंसर में से होते हुए आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात इसकी कि अब ये डेंसर मीडियम है, इसकी वजह से कितना शिफ्ट डेवलप होगा, इसकी वजह से कितना शिफ्ट डेवलप होगा, तो फाइंड द डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो डिस्टेंस बतानी है, तो मैं इसकी वजह से डी डैश निकालती हूँ। डी डैश आएगा मेरा कितना, 6/3, 6 इज द डिस्टेंस एंड 3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आ गया 2 सेंटीमीटर। और ये इसका डी डैश जो आएगा, ये 1d2 कितना आएगा, 4/4, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर। और ये डी डैश 3 जो आएगा वो हो गया 3/1.5, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि, या फिर तुम ऐसे, तुम्हें अजीब लग रहा है, मेरे को एक्चुअली डी डैश वाला पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक तुम ऐसे भी कर सकते हो, शिफ्ट निकालना है तुम्हें, है ना। तो डेल्टा डी इसकी वजह से देखोगे, डी क्या है, 6, 1 - 1/3, ठीक है। तो ये 3 - 1 यानी कि 6 × 2/3, तो ये 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट यहाँ से मिलेगा मुझे, मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका डेल्टा डी मुझे क्या मिलेगा, 4, 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 4 × 3/4, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट यहाँ से मिलेगा मुझे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके डी की, यहाँ पे मिलेगा मुझे 3 × 1 - 1/1.5, है ना। तो ये हो जाएगा ये 3/2, 3 - 1 यानी कि 3 × 1/3, तो ये मिलेगा 1 सेंटीमीटर का यहाँ से शिफ्ट। तो इतना हमारा क्या आया है, शिफ्ट टाइम। तो हो क्या रहा है, ये मैंने क्या पता कर लिया, मैंने पता कर लिया कि इन सब की वजह से क्या क्या शिफ्ट आ रहा है। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं भाई कि ये वाली जो स्लैब है वो इस ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट दे रही है, ये वाली 3 सेंटीमीटर का दे रही है, ये वाली 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट दे रही है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट दे रही है। तो अब हो क्या रहा है, अब तुम क्या करोगे, टोटल टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 6 और 6, देन ये 18 प्लस ये 2 20 एंड देन 27, ठीक है। तो 27 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस है। शिफ्ट कितने का आया है, शिफ्ट आया है हमारा 8 सेंटीमीटर का। तो नेट फाइनल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, फाइनल डिस्टेंस, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई, तो हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। 19 सेंटीमीटर, तो बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड हो गया मामला यहाँ पर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई इज 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, तो 19 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है
O is placed in front of the concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंट ये कॉनकेव मिरर है। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली कैसे लगाएंगे? -10 यूज करेंगे क्योंकि कॉनकेव है। ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, थिकनेस 6 सेंटीमीटर ये दे रखी है। इंसर्टेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में रखी गई है। फाइंड द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन द एक्स shown in the figure is 5 सेंटीमीटर और एक बार 20। x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द स्लैब। ठीक है, तो एक बार x जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एक बार 20 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का रोल कहाँ आता है? ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब कितना होगा? ग्लास स्लैब अगेन सेम वही, क्या इसकी जो डेप्थ, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस को t से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 - 1/μ। इसी से निकालेंगे हम हमेशा, जो कि कितना आएगा 6, 1 - 1/μ कितना है 3/2। ओके, तो ये हो जाएगा 6 × 1/3, तो शिफ्ट विल बी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का क्या आ रहा है मेरे पास? शिफ्ट आ रहा है। तो यानी कि एक मिनट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट मिरर से 32 सेंटीमीटर दूर रखा है, लेकिन इस यहाँ से लाइट रे जाएंगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट रे ऐसे जा रही थी, यूं करके ऐसे रिफ्रैक्शन होने लगेगा, सॉरी ऐसे करके ये रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये जो इमेज, मतलब इसकी वजह से जो फाइनली इमेज बनेगी, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो 2 सेंटीमीटर से शिफ्टेड रहेगी। तो अब तुम्हें ये समझना है कि ये बीच में ये जो ग्लास स्लैब आ गया, उसने क्या किया? उसने इस ऑब्जेक्ट को, जो कि 32 सेंटीमीटर पे था, किसके हिसाब से? कॉनकेव मिरर के हिसाब से। अब वो 32 सेंटीमीटर पे नहीं रहेगा कॉनकेव मिरर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट हो जाएगा कितने से? 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम कॉनकेव मिरर के लिए रखेंगे, वो कितनी रखेंगे? नाउ object distance from mirror will be 32 - 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज जाएंगी। ठीक है, ये लाइट रेज गई, यहाँ पे नॉर्मल डाला आपने, ये ओरिजिनल पाथ था इसका, पर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड करेगी, और फिर ये उसके बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर फिर से हम नॉर्मल डालेंगे, और अब क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड करेगी, क्योंकि ये डेंसर था और ये रेयरर था। इसको समझ में नहीं आए तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, है ना? मैंने इसीलिए थोड़ा रफली सा बनाया है। तो ये लाइट रे ऐसे गई ऐसे, और फिर इस तरह से निकल जाएगी। तो ये अब मतलब यहाँ पे ये फाइनली जाके मिरर पे जब गिरेगी, तो ये मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिजिनली यहाँ है, ना कि यहाँ। ठीक है, तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जो कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ पा रहे हो बात को? तो थोड़ा सा फिगर, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लेकिन इसी तरीके से होगा कि एक बार लाइट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, फिर इस वाले लेवल पे रिफ्रैक्शन होगा, जो फिर दूर चली जाएगी, और फिर इस तरह से हम बनाएंगे, और फिर ये वाली कंडीशन आएगी। तो तुम बस इतना ध्यान रखो, तुम्हें ये कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद u क्या हो गया मेरा? तो इसका मतलब u हो गया -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, v निकालते हैं। ठीक है, तो 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो 1/v विल बी 1/f -1/u, 1/f यानी कि -10, माइनस तो है ही 1/-30। ठीक है, तो अब क्या लिख देते हैं? 1/v = -10 + 1/30, 30 × 10 मैंने यहाँ लिख लिया, फिर उसके बाद ये 30 और ये -10।
सही है, कोई दिक्कत? और मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑब्वियसली ये मेरा माइनस साइन तो आएगा ही नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, पहले तो नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया है, 30 को इधर भेज दिया, -10 को इधर भेज दिया है, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 20 अपॉन माइनस का 300, तो v इज इक्वल टू आएगा -300/20, यानी कि -30/2, यानी कि -15 सेंटीमीटर। अब आता है इस x का रोल, इस x का रोल, इस x का रोल क्या है, अगर ये x 5 सेंटीमीटर पर है तो क्या होगा, तो इमेज बनते वक्त बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर यही है, ठीक है। और जब इसकी वजह से रेज आके फिर इमेज बनेगी तो फिर ये फिर से बीच में आ जाएगा, और फिर से आ जाएगा बीच में, तो फिर से शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। और ये अगर ये 20 सेंटीमीटर दूर रखा होगा ये, तो फिर ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर पे तो इमेज ही बन जा रही है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे मान लो कि यहाँ है 15 सेंटीमीटर इतना, तो इतने पे इमेज ही बन जा रही है। तो अब इमेज बनते वक्त ये बीच में नहीं आ रहा है, तो अब ये इमेज बनते वक्त कोई भी शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फिर से बताती हूँ मैं तुम्हें, हुआ क्या, हुआ ये कि अगर पहली कंडीशन जब x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, पहली कंडीशन जब x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा कि जब इमेज बन रही होगी, यानी कि मैं कहूं ये कंडीशन ये, और ऐसे मिरर, ठीक है। तो ये एक्चुअली लेटरल शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी क्वेश्चन में ही हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट था और ये 6 सेंटीमीटर का ये बन गया, ठीक है। एक बार अब क्या हो रहा है, अगर मैंने इसको ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख रखा है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि भाई एक बार तो शिफ्ट ऑब्जेक्ट से जब रेज जा रही थी तब इस तरह से ऐसे हुआ, और यहाँ पे बेंडिंग, और फिर ये इसकी वजह से ऐसे करके यहाँ पे शिफ्ट ये आ गया, और यहाँ पे ये हमारा ओ डैश नया ऑब्जेक्ट बन गया, जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर था, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। फिर अब जब यहाँ पे लाइट रे जाएगी और फिर लाइट रे इससे टकराएगी, और फिर इसके हिसाब से जो भी होंगे फिनोमेना, और मान लेते हैं कि फिर अब इमेज का बननी है 15 सेंटीमीटर, इसके हिसाब से इमेज का बननी है 15 सेंटीमीटर पे। तो अब जो लाइट रेज यहाँ से जाके बनेंगी, और ऑब्वियसली यहाँ से देखो मैं प्रॉपरली रे डायग्राम बनाऊंगी तो मतलब यहाँ पे जाके चलो मिल रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब जब ये हो रहा है तो फिर क्या होगा कि बीच में भाई क्या आ रही है, हमारी ग्लास स्लैब आ रही है, तो ग्लास स्लैब फिर से क्या करेगी, रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी, तो लाइट रे ऐसे मूव करेंगी तो इसी डायरेक्शन में फिर से और ज्यादा शिफ्ट मिलेगा उसे। तो नाउ इमेज will form at will form at 15 plus 15 plus 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 plus 2 सेंटीमीटर, यानी कि 17 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड ही क्यों किया है, क्यों, एक बात ध्यान रखना कि स्लैब प्रोड्यूस shift in the direction of light ray, समझ रहे हो। अब जब इमेज बनेगी, ये तुम्हारी मैंने एक पॉइंट मिल गया है तुम्हें, ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ऑब्वियसली लाइट रे इधर की तरफ आएगी, तो हम इधर ही की तरफ, जैसे पहले अगर 15 सेंटीमीटर ये हो रहा था तो 2 सेंटीमीटर का और शिफ्ट मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो 2, क्योंकि एक बार ग्लास स्लैब 2 सेंटीमीटर का ही शिफ्ट दे रही थी जो हमने पहले पढ़ा था। अब क्या होगा, अब अगली बात आती है कि अगर x जो है वो मेरा, दूसरी बात क्या आती है, x जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो अब अगर x 20 सेंटीमीटर है तो हमने ये वाली चीज बनाई, और हमने कहा कि भाई लो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो अब जब ये 20 सेंटीमीटर दूर है इस तरह से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर है और यही सब हुआ और फिर इमेज तो यहाँ बन गई, ठीक है, अब इमेज यहाँ हुई, ये इमेज बन गई प्रॉपर 15 सेंटीमीटर पे। तो अब जब लाइट रेज यहाँ पे आ रही थी और फिर ये इमेज बनी, तो क्या बीच में ग्लास स्लैब आई? नहीं आई। तो अब की बार वेलोसिटी विल बी एट, सॉरी नॉट वेलोसिटी, वी विल बी माइनस का 15 सेंटीमीटर और इमेज 15 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। तो इमेज विल फॉर्म एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, क्या, ये वाला पॉइंट कि जिस डायरेक्शन, अब जब जब ऑब्जेक्ट से रेज जा रही थी, जब ऑब्जेक्ट की तरफ से रेज जा रही थी ऐसे, तो जब मैंने बताया था तो वो क्या हो रहा था, देखो मैं ऐसे तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, और फिर ये ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया और फिर ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई, फिर तुमने नॉर्मल बेंड ड्रॉ किया और फिर ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये थोड़ा सा ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये ओ डैश आ जाएगा। और ये जो मिरर है वो वही मिरर थोड़ा छोटा बनाया हुआ है, ऐसे करके बड़ा बनना चाहिए, तो फिर ये ले जाके इस पे टकराएगी, ठीक है। तो तुमने देखा कि जो शिफ्ट है वो इसी डायरेक्शन में मिल रहा है जो कि 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो लाइट रे भी इधर ही जा रही है और शिफ्ट भी इधर ही की डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट समझने वाला, ठीक है। तो वैसे मैं इस क्लास में TIR को भी कवर कराने वाली थी, बट हो नहीं पाया इस क्लास में TIR, नहीं तो अदरवाइज क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम TIR कंप्लीट कराएंगे एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सर्फेसेस भी कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, PYQ भी कर लेना, अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट एंड अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना, बाय बाय।